बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया। मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कोरोना के हवाले से। और आज 1 मई है, मज़दूरों का आलमी दिन है। मज़दूर इस सारी सूरत हाल से सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। मज़दूरों का रोज़गार छिन गया। उसके बाद जब इंडस्ट्रीज़ को शुरू किया तो अभी तक मामला जो है वो मामूल पर नहीं आ सके उस तरह से। इस पर हम बात करेंगे। हुकूमत किस हद तक मज़दूरों को रिलीफ देने में कामयाब हुई है, इस पर भी बात की जाएगी। और बिलावल भुट्टो ने आज काफ़ी तनकीद की है विफाक पे, काफ़ी भड़के हैं और उनका जवाब भी दिया। फिर शिबली फराज साहब ने भी, मुराद सईद साहब ने भी, उन्होंने कहा अपने फैक्ट्स आप ठीक करें। ये तमाम तर सूरत हाल रही है आज के दिन। पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं इसके ऊपर हम बात करेंगे। अभी तक जो लॉकडाउन के हवाले से इमरान खान साहब हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार नजर आते हैं। क्यों जो है वो कन्फ्यूज़ हैं, इस पर हम बात करेंगे। नासिर नकवी साहब की एनालिस्ट हमेशा की तरह मेरा साथ दे रहे हैं और एहतशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं। पीजे मीर साहब सीनियर एनालिस्ट, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। पीजे मीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। नकवी साहब, मज़दूरों के हवाले से शायरों ने भी बहुत कुछ लिखा, मज़दूरों के ऊपर लोग बात भी बहुत करते हैं, लेकिन एक अलमिया ये भी है कि 1 मई को तमाम तबकात, कम व बेश तमाम तबकात, उनको छुट्टी होती है और मज़दूर अपने रोज़ी रोटी की तलाश में आज के दिन भी बाहर निकले होते हैं। और अभी जो सूरत हाल ख़ासकर कोरोना की है उसके अंदर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो असरात आए हैं वो मज़दूरों पर आए हैं। आप समझते हैं कि हुकूमत कुछ रिलीफ देने में कामयाब हुई है? जो 12,000 रुपया दिया, जो इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ खोलने का ऐलान किया। देखिए, बात सीधी सी है कि आज यौम मज़दूर है और हम बड़े ज़ोर शोर से हमेशा, इस दफ़ा तो कोरोना ने सारे मामलात ही गड़बड़ कर दिए, वरना हम बड़े ज़ोर शोर से जुलूस निकालते हैं, मज़दूरों के रैलियाँ निकालते हैं, तकारीब करते हैं, जलसे करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और शोर मचाते हैं कि 1886 में जो शिकागो में मज़दूरों ने कुर्बानियाँ दी थी औकात कार के हवाले से और दूसरे मज़दूरी के हवाले, जो जुल्म हो रहा था, इस्तेसाल हो रहा था, उसकी हम याद ताज़ा करते हैं ताकि आज के मज़दूर को वो रिलीफ मिले। लेकिन अगर देखा जाए तो मेरा पहले ही एक सवाल वही होता है कि जब हर हुकूमत कम से कम आमदन जो है वो मुकर्रर करती है अगर कि किसी मज़दूर को कम से कम तनख्वाह इतनी दी जाएगी, यानी इस बजट में जो गुज़िश्ता बजट था इसमें 17,000 का वादा किया गया था। लेकिन अफसोसनाक बात यह कि हमारे लेबर लॉज जो हैं वो बालाए ताक रह जाते हैं और लेबर इंस्पेक्टर हज़रात जिन्होंने चेक करना है इसको, गवर्नमेंट उस पर भी तवज्जो नहीं देती, बल्कि जो बड़े सनतकार हैं उनसे माहवार आमदन के हवाले से वो लोग कुछ ना कुछ वजीफ़ा ले लेते हैं और मज़दूरों की देखभाल नहीं करते। और जब जहाँ पे सख्ती की जाती है वहाँ जो सनतकार है, सरमायादार है, वो मज़दूर का इस्तेसाल करने के लिए ठेकेदारी निज़ाम कर लेता है कि उसे अगर मज़दूर चाहिए फैक्ट्री में काम करने के लिए 50, तो किसी ठेकेदार से बात करता है और वो कहता है इस लेवल के मज़दूर दे दें। उनका फैक्ट्री से ताल्लुक़ ही कोई नहीं होता। अब मामला जो है इस अंदाज में चलाए जा रहे हैं और फिर उनको तनख्वाह दी जाती है। हुकूमत बजट में कह रही है कम से कम तनख्वाह 17,000 होगी, लेकिन ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि जब वो बजट में पार्लियामेंट में एक ऑन द फ्लोर ये वादा करती है तो उसकी निगरानी भी करे, उसकी निगरानी भी करे, उसकी सरपरस्ती भी करे। लेकिन मज़दूर का हाल बहुत बुरा है और मज़दूर जो है तरक्की पजीर मुल्क में गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। 17,000 की बजाय 7,000, 8,000, 10,000, 12,000 पे उन लोगों को गुजारा करना पड़ता है। ये फैक्ट्री मज़दूरों की बात कर रहा हूँ। और जो आम मज़दूर है, दिहाड़ीदार, वो जैसे कि वज़ीर-ए-आज़म ने ख़ुद कहा था कि सबसे ज़्यादा नुकसान जो है अगर हम लॉकडाउन करेंगे तो दिहाड़ीदार तबके को होगा, तो 100% ये बात सही है। लेकिन जितना लॉकडाउन हुआ है इसमें भी सफ़ेद पोश तबका भी उसी तरह मुतासिर हुआ जिस तरह वो दिहाड़ीदार तबका था। लोगों की प्राइवेट सर्विसेज थी वो भी छूट गई या उनको तनख्वाहें नहीं दी गई। ये ऐसा इंतज़ाम नहीं किया जा सकता। सिर्फ अवामी तौर पर, ज़बानी तौर पर ये तो कहा गया कि कोई किसी को निकालेगा नहीं, लेकिन लोगों ने उनको तनख्वाहें नहीं दी। अब मामला ये हो, आज यौम मज़दूर की हम बात करें और मज़दूर के बारे में जो इस्लाम ने 1400 साल पहले कहा था कि मज़दूर जो है, मेहनत कश जो है, वो अल्लाह का हबीब है, अल्लाह का दोस्त है, यानी उसकी मज़दूरी जो है उसका पसीना खुश्क होने से पहले दी जाए। तो इसमें दो राय हैं। एक बात यह है कि मज़दूर का पसीना निकलना चाहिए और उसे ईमानदारी से काम करना चाहिए, और दूसरा ये है कि उसका इस्तेसाल नहीं होना चाहिए, उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसे मिलनी चाहिए तनख्वाह, उसकी मजदूरी। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के हवाले से सारी बातें करते हैं, लेकिन हम उस पर अमल दरामद नहीं करते। अफसोसनाक बात यही है कि हम तज़ाद बयानी का शिकार हैं और हम ये काम नहीं करते। हमें करना चाहिए, क्योंकि अगर मज़दूर खुशहाल होगा तो मईशत जो है वो आगे चलेगी, कारखाना चलेगा, कारखाने की चिमनी से धुआं निकलेगा तो फिर पहिया जो है वो चलेगा।
खुशहाली का भी, तरक्की का भी। और अगर कारखाने बंद होंगे, मजदूर नहीं होगा और चिमनी से हवा मतलब वो धुआं नहीं निकलेगा, तो फिर मामलात गड़बड़ होंगे। और उसके जो सरमायादार है उसके तो बहुत से रास्ते हैं, लेकिन दिहाड़ीदार और मजदूर के रास्ते जो लेकिन हैं, इस दफा तो वो बड़े मुश्किल है। सरमायादार भी बड़ी परेशानी के अंदर है इस सूरत हाल के अंदर अगर देखा जाए तो। देखिए ठीक है, कारोबार रुक गया, सब कुछ है, लेकिन सरमायादार इतना मसला नहीं होता कि वो सरमायादार 3 महीने या 4 महीने घर बैठ कर रोटी नहीं खा सकता। हालात हैं ऐसे, दुनिया के हालात हैं, कोई स्पेशल हालात पाकिस्तान में नहीं हुए। अब लॉकडाउन पे भी देखें ना, जो मामलात थे, वज़ीर आज़म साहब उसको स्मार्ट लॉक की बात करें, स्मार्ट लॉकडाउन की, लेकिन वो मामलात हमारे नहीं हैं। और अभी तक हम जो लॉकडाउन सही तरीके से नहीं कर सके, बल्कि आज ये कहा गया कि हमें लॉकडाउन से बड़ा नुकसान हुआ, तो लॉकडाउन हुआ कहाँ? ये तो बड़ा कभी नरमी हो गई, कभी कुछ हो गया, और जिस सूबे ने किया उस पर आपने तनकीद करनी शुरू कर दी, वो भी उससे बैकफुट हो गए। तो मामला गड़बड़ है, मिल के चलना है, कौमी मसला है, पूरी दुनिया का ये जो एक इस वक्त बहरान है, वबाई बीमारी जो है वो किसी सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, पूरी दुनिया की इंसानियत का वो दुश्मन है कोरोना, उससे आपने निपटना है। और हम एक दूसरे जो है ना वो साथ चलने को तैयार नहीं, बात बात की बोली बोल रहे हैं, जिससे हमें नुकसान होगा। मजदूर पहले ही मारा गया, यौम मजदूर पर आपकी कोई तकरीर भी नहीं कर सका, उन्हें दिलासा भी नहीं दे सका क्योंकि कोरोना आ चुका था। बिल्कुल ठीक है। अच्छा एहतशाम साहब, आप कैसे देखते हैं आज 1 मई और कोरोना की सूरत हाल? मजदूर तबका सबसे ज़्यादा जो है वो इफेक्ट हुआ है इस तमाम सूरत हाल से। विफाक की बात कर ली, बाकी हुकूमतें जो है वो उनके हवाले से क्या लगता है? जैसे सिंध जो है उसने भी कहा है कि हम विफाक के बगैर नहीं चल सकते, हमें भी नरमी करनी होगी लॉकडाउन में। तो इस सूरत हाल के अंदर सर बेस्ट वे क्या यही है कि हम लॉकडाउन को आहिस्ता आहिस्ता नरम करते चले जाएं और रिस्क अपना बढ़ाते जाएं कोरोना के हवाले से? मैं देखिए, हम हमेशा ये कहते हैं, ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि हमारी कम्युनिटी के लोग ये बात करते हैं कि हर वक्त में, हर सिचुएशन में एक टाइमिंग की बड़ी बात जो है ना इम्पोर्टेंट होती है। अभी 100 साल से यौम मई मनाया जा रहा है शिकागो के मजदूरों के हवाले से, लेकिन आप देख लें पहली मरतबा रेलेवेंसी हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में आज पाकिस्तान में ख़ास तौर पर जो है ना वो मजदूरों के हवाले से बड़ी अहम नज़र आती है। अभी देखें जो प्राइम मिनिस्टर साहब जो हम देख रहे हैं कि हाइड नहीं कर पाए कि लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, परसों उन्होंने गिला भी कर दिया, ये बड़ा वाज़े तौर पे कह दिया कि जी मेरा तो ये फैसला नहीं था, अशराफिया ने फैसला कर दिया, मैं लॉकडाउन की तरफ चला गया। अब देखिए सवाल इस वक्त ये है कि सबसे ज़्यादा जो पिस किया तबका हमारा ये दिहाड़ीदार तबका। आप देख रहे हैं जगह जगह, आप देख रहे लोग परेशान हैं। अच्छा चलें आप ठीक है, आपने कोई रास्ता निकाला, आपने 1200 रुपये का पैकेज निकाला, 200 रुपया जो आपने बंद में रखा, और कल प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि हम तकरीबन 81 अरब रुपया जो है तकसीम कर चुके हैं। ठीक है जी, ये तकरीबन 70 लाख फैमिली। इसके बावजूद शिकायत अपनी जगह है, लेकिन ये अच्छा कदम है कि ये 1200 रुपया मैं समझता हूँ कि मेजॉरिटी लोगों को मिला। अब जो लम्हा फिक्रिया है ना वो ये है कि अभी क्योंकि पता नहीं है कि ये लॉकडाउन कब तक चलेगा। अभी तरीके से छोटे दुकानदार, छोटे फैक्ट्री वाले, उसके बाद ये इंडस्ट्री वाले जिसमें 10 बंदे, 15 बंदे, 20 बंदे रखे हुए हैं, क्या दिहाड़ीदार लोग हैं, इनकी किस्मत का फैसला नहीं हो पा रहा। और ये जो है ना ये बड़ा पेनफुल मामला है कि वो लोग हैं जिन्होंने सारी मेहनत करके खाया, कमाया, अपने औलाद का पेट भरा, वो मांग नहीं सकते। अब हम उनको मजबूर कर रहे हैं खुदा ना खास्ता वो या मांगने की तरफ जाएं या वो कोई खुदा ना खास्ता अपने आप को अनलॉफुल एक्टिविटी पे ले जाएं। तो मेरा ख्याल है इसमें हुकूमत को एक फैसला करना चाहिए कि कौन सा लॉकडाउन होना है कि नहीं होना, कब तक जाएगा, कब तक नहीं जाएगा। और फिर दूसरी बात है कि इन लोगों के लिए जो पैसा रखा था 1 करोड़ 20 लाख लोगों के फैमिलीज के लिए, क्या उनको मिल गया? पर पीछे हम शिकायत देखते हैं, आए दिन आप देख लें बहुत टाइम पे लोग बातें कर रहे होते हैं। और फिर आप देख लें कोरोना के मरीज किस तरीके से हर जगह लोग पॉजिटिव होते हैं, जहाँ पे लेके जाते हैं वो लोग शिकायत कर रहे होते हैं, शहरी के पास खाने की मिल रही है और ना जनाब शाम को कुछ मिल रहा है। मेरा ख्याल है इंतजाम बहुत बुरा है। एक तो दूरों के हवाले से मामला खराब है, दूसरा जो मेरी नज़र में उसमें हमें फिक्रिया है कि आज मैं देख रहा हूँ हमारे डॉक्टर जो है ना वो बेबसी का इलाज कर रहे हैं। खाना खास्ता मुझे लगता है वो हाथ उठा देंगे, जो उन्हें फैसिलिटीज मिलनी चाहिए वो नहीं मिलने। और जिस तरीके से आप देख लें मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, तो आप देखते हैं कि एक अच्छा खासा मसला नजर आ रहा है कि मामला कैसे रुकेगा। अब वो 15 तारीख की डेट दी जा रही है, 15 मई की, इसके बाद वो कहते हैं कि ये सर्व पर जाएगा, ये सर्च बढ़नी है, ठीक है। फिर वो फिगर कुछ बता रहे बहुत ज्यादा होगा। और फिर अगर आप देख लें, मैं देख रहा था जिसके आप हेल्थ की एक रिपोर्ट, पहले तो ये पिछली एक रिपोर्ट थी वर्ल्ड हेल्थ की रिपोर्ट थी, वो ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में मई के महीने में तकरीबन 1.5 लाख जो है चुके होंगे। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि एक तो डिस्टेंसिंग नहीं है,
समाजी दूरी नहीं है, फिर जो अस्पतालों में जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं है, डॉक्टर लोग दिल बर्दाश्त हो रहे हैं, चीज बताई जा रही है, सुपर और फाक के दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं है, जो एक्विजिशन और एक्विजिशन एक दूसरे के खिलाफ होती है, काउंटर एक्विजिशन, तो उसी में ही पड़े। आज बिलावल भुट्टो ने भी यही बातें की। मेरा ख्याल है जब आपने नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी थी और जब आपने कहा फैसले यहीं से सारे होंगे, तो क्या वजह है कि असद उमर साहब कहते हैं 98% वादा हो गया और शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं 98% बातों में सहमत हो चुकी है। राइट सर, मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ। पीजे मीर साहब को बहस में शामिल करते हैं। पीजे मीर साहब, अशराफिया की तरफ जिक्र किया इमरान खान साहब ने और आज बिलावल साहब ने भी को एक्सप्लेन किया है, तो सर ये अशराफिया जिसकी तरफ इशारा इमरान खान साहब ने किया वही है जो बिलावल साहब कह रहे हैं, या अशराफिया किसको कहा जा रहा है? देखिए, ये जो नकवी साहब ने, तशामुल हक साहब ने बात की है, ये मैं समझता हूँ वो कहते हैं ना, नेल ऑन द हेड, सिंपल एज दैट। बात ये है कि आज बिलावल भी जो कह दें या प्राइम मिनिस्टर भी कह दें, आप अपने आप को आज रिव्यू करो कि यू हैव ऑल बीन एन अटर फेलियर, क्योंकि आपने सिस्टम्स को तकड़ा नहीं किया। आज आपके पास इतना पता नहीं है कि कितने लोगों को आपने पैसे देने हैं, क्योंकि आपके नेशनल डेटा पे वो लोग नहीं है। आप यहाँ तितर बितर हो रहे हैं, एडोकिज्म पे आप काम करते हैं। आप ये नहीं सोचते कि लॉन्ग टर्म आज ये कोरोना वायरस जो आई है, ये कोरोना वायरस ने आपको एक लेसन दिया है फॉर द फ्यूचर, टू गेट योर एक्ट टुगेदर। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे, यू विल नेवर बी एबल टू रिकवर। आपको क्या पता कि कल इससे ज्यादा भी कोई डिजीज आ जाए, इससे ज्यादा कोई वायरस आ जाए, हाउ विल यू कोप विद इट? ये जो वेस्टर्न ममालिक के हम ये बड़ी एग्जांपल्स देते हैं, अमेरिका ने 2 बिलियन 3 बिलियन एंड सो ऑन, ये इसलिए बिकॉज दे आर सिस्टमाइज्ड, दे आर रेगुलराइज्ड, वो टैक्स पे करते हैं, नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशंस पे करते हैं, इसीलिए उनके स्टेट्स भी वहीं से चलते हैं। हम इस मुल्क में टैक्स देना चाहते नहीं है, वो टैक्स देना चाहते नहीं है, साथ गरीब की बात करते हैं कि जी गरीब के साथ ये आप मे डे की बात करते हो। क्या ये जो आपका गरीब है, क्या इज दिस 15-20,000 इनफ फॉर हिम टू सस्टेन हिमसेल्फ? आई मीन, वो आप खून पसीने की बात करते हो, क्या इसकी कोई प्रोटेक्शन है? इसकी अगर टांग टूट जाए, इसकी गर्दन टूट जाए, ये खुद ये परमानेंटली डैमेज हो, हु विल लुक आफ्टर हिम? There is no one to look after him. So आप जो मजदूरों की हम बड़ी बातें करते हैं, आप लॉन्ग टर्म भी देखो कि इसका फ्यूचर क्या है, इसकी सिक्योरिटी क्या है। आप मीडिया के अंदर ले लो यार, मीडिया के अंदर कैमरामैन को बेचारा शहीद हो जाता है, मर जाता है, इस तरह होता है। What do you do for them? You don't do anything for them. So the thing is, you got to start looking at it in a very minute and a आप कहते हैं ना माइक्रोस्कोपिक वे पे। फिर हम बात करेंगे। आज बिल्कुल बिलावल इज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन या मेंबर ऑफ अ मेजर पॉलिटिकल पार्टी, वो तनकीद करेगा, दूसरे भी करेंगे, ये करेंगे, गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करेंगी, बट दैट इज नॉट व्हाट द आंसर इज। द आंसर इज गेट योर सिस्टम्स राइट। आज हर बंदा डॉक्टर बना हुआ है, हर बंदा बता रहा है भाई ये करो वो करो, आपके पास सप्लाईज है कोई नहीं है, कोई वैक्सीन की बात करता है, कोई इधर की करता है। द क्वेश्चन अराइजेस क्यों? क्योंकि हम चलते हैं, अगर वो रेड़ा इधर जा रहा है ना, इधर से रेड़े पे बैठ जाओ, रेड़ा इधर जा रहा है, इधर से रेड़े पे बैठ जाओ। इस चीज से आप निकलो, गेट योर एक्ट टुगेदर एंड थिंक फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 years. And Osama, that has to be your ultimate answer for all political debates. बिल्कुल ठीक है। अच्छा नकवी साहब, लेकिन एक चीज जो आज विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब ने बात की है, वो ये कहते हैं कि मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन वाला फार्मूला नाकाम हो गया, और वो सिंध के बारे में भी यही कह रहे हैं कि सिंध भी इस बात को समझ चुका है कि वो इन असरात से मुतमईन नहीं है। डू यू थिंक कि मुकम्मल लॉकडाउन वाला फार्मूला वाकई नाकाम हो चुका है? बड़े बाप के बेटे हैं, उन्हें जो कहा हम सिर आँखों पे, कि इसलिए कि अहमद फराज साहब का जो कौम पर एहसान है, जिस अंदाज में उन्होंने खिदमत अंजाम दी, उन्हें फरामोश नहीं किया जा सकता। बड़ी बेटी ने कह देते तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन शिबली फराज जो हल्फ उठाते हुए उर्दू नहीं पढ़ पा रहे थे, आज जिस अंदाज में ये इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, तो मुझे वो ये जवाब भी दे दें वज़ीर इत्तलात की हैसियत से कि मुकम्मल लॉकडाउन हुआ कहाँ है, इसका कोई जवाब है किसी के पास? बात वही है कि जो हम हमेशा से कह रहे हैं, साल पहले से कह रहे हैं, 2 साल पहले से कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अब इनको 2 साल होने वाले हैं। हम ये कह रहे थे कि अगर नया सिस्टम आ रहा है, तब्दीली आई है, नया पाकिस्तान बन रहा है, तो कौमी अदारों को मजबूत किया जाए।
हमारा कोई कौमी अदारा मजबूत नहीं है, चाहे टैक्स की बात कर लें कोई देने को तैयार नहीं है, और जो लेने वाले हैं वो दूसरे रास्ते खुद बताते हैं कि 2 नंबरी किस तरह होगी, टैक्स बचेगा किस तरह। तो जब मामला दोनों जानिब से, दोनों हाथों से लूटा जा रहा हो और दाल में काला ना हो बल्कि दाल पूरी की पूरी काली हो, तो वहाँ आप क्या रिजल्ट लेंगे। अब बात यह है कि शिबली फराज अभी नए नए आए हैं, अभी वो जाहिर है अपने आप को साबित करेंगे और वो बातें करेंगे, लेकिन बात यह है कि हम लोग तो बड़ी देर से कह रहे थे कि मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए, बल्कि कुछ इलाकों में जहाँ ज़्यादा केसेस हैं वहाँ इलाकाई कर्फ्यू लगा दिया जाए। और मुख्तलिफ मुल्क में, दुनिया में, मुख्तलिफ ममालिक में लगे हैं कर्फ्यू। आप कह रहे हैं कि जी मोदी डर गया, उसने कर्फ्यू लगा दिया, उसने सबको रोक दिया। आपको अपनी फ़िक्र होनी चाहिए, मजाक मत बनाएं, हमें फ़िक्र अपनी होनी चाहिए, अपने लोग की। अब जो दुनिया कह रही है कि अभी ये बढ़ेगा, बढ़ेगा क्यों बढ़ेगा? मैंने लास्ट वीक में भी यही कहा था, अब भी ये कह रहा हूँ, बढ़ेगा इसलिए कि आपके टेस्ट कैपेसिटी कम थी, अब टेस्ट कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। जैसे जैसे टेस्ट होंगे लोग सामने आएंगे, बहुत से लोग सामने आ ही नहीं सके, अभी तो आप 1.5 महीने में कुछ कर ही नहीं सके। अफसोसनाक पोजीशन क्या है? अफसोसनाक पोजीशन ये है कि जो हमने कोरोना सेंटर बनाए हैं, जहाँ पर हमने मरीज़ों को रखा है और जहाँ उनका इलाज हो रहा है या उनके टेस्ट हो रहे हैं, आप ये सोचें पहले डॉक्टरों ने एहतजाज किया और अब मरीजों ने एहतजाज किया। आज के दिन तक कह रहे हैं अब मरीजों ने एहतजाज किया, डॉक्टर तो कह ही रहे हैं, मरीजों ने भी एहतजाज किया कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे नेगेटिव जो हैं वो मनफी जो हैं रिजल्ट आ चुके हैं, लेकिन हमें 10-10, 15-15 दिन से रखा जा रहा है, हमारे साथ सलूक अच्छा नहीं हो रहा। और आज वज़ीर आला पंजाब ने उस पर नोटिस भी लिया। इसका मतलब ये है कि ये हुआ है और ये कई हफ्तों से हो रहा है, ये बल्कि पूरे महीने से हो रहा है। पहले शुरू में हम लोग बात इसलिए नहीं कर रहे थे कि बतौर इज्तिमाई मुफादात, कौमी मुफादात में थोड़ा सा हम लोगों को एक दूसरे का लिहाज करना चाहिए था, हमारे वसाइल इतने नहीं थे, लेकिन अब तो चीज़ें खुल के सामने आ गई हैं। तो फिर हुकूमत किस बात पे कह रही है, क्या करना चाहती है? देखिए, एक सूबा कह रहा है हम वफाक के साथ मिल के चलना चाहते हैं और दूसरी तरफ से सारी तोपें उस सूबे की तरफ हो जाएं, तो फिर क्या रिज़ल्ट निकलेगा? फिर यही रिज़ल्ट निकलेगा जो आज खिताब फरमाया बिलावल ने कि डायरेक्ट उन्होंने गोलाबारी की है वफाक पे। और यहाँ पे चाहिए इज्तिमाई कौमी यकजहती, और कौमी यकजहती में हम करते करते हम नरम और गर्म के चक्कर में रहे कि कर्फ्यू लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, लॉकडाउन पूरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हम मजदूर की बात करते हैं, मजदूर की जिम्मेदारी किसकी है कि जो 17,000 का आपने वादा किया बजट में, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसकी सरपरस्ती करें, आप उसकी निगरानी करें, कोई कौम को, लोगों को मिल भी रहा मजदूर को कि नहीं मिल रहा। यहाँ तो मीडिया की बात करते हैं तो कैमरा जो है उसकी इंश्योरेंस है, कैमरे के पीछे जो शख्स शहीद होता है, जो मार खाता है, उसकी इंश्योरेंस नहीं है। कौन पूछने वाला है? ये इतलात का अगर बात करते हैं, मीडिया की बात करते हैं, मीडिया का दौर है, मीडिया से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो फिर मीडिया के लोगों की, इन जवानों की, इन मजदूरों की, कलम मजदूर, कैमरा मजदूर, इन लोगों का भी तो हिफाजत किसने करनी है? ये हुकूमत का काम है। हुकूमत सरपरस्ती करती है, हुकूमत एक शेल्टर होता है, हुकूमत माँ का दर्जा रखती है। जब आप अपने कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे तो फिर लोग माँ से भी बागी हो जाते हैं। ये तो हुकूमत है, ये तो इख्तिदार है। 2 साल गुजर गए हैं, 3 साल रह गए हैं, आप अपने अंदाज बदलें। अगर अंदाज नहीं बदलेंगे तो फील्डिंग बदलने से कुछ नहीं राइट, होगा। ठीक है सर। एहतिशाम साहब, आप बात करना चाह रहे थे, मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे। तो मैंने एसओपीज की बात की शिबली फराज साहब ने कि हम एसओपी सख्त बना रहे हैं, इस सवाल से भी आपसे सवाल करना और आप जो ऐड करना चाह रहे हैं वो भी ऐड कीजिएगा। एक शॉर्ट ब्रेक, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। एहतिशाम साहब, आप बात करना चाह रहे थे, मैं सवाल आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि शिबली फराज साहब ये कहते हैं कि हमने कुछ इंडस्ट्रीज खोली हैं लेकिन एसओपीज सख्त बना रहे हैं। पहली बात ये कि अभी एसओपीज बनाए जा रहे हैं, अगर वो बना रहे हैं तो अगर बना लिए गए हैं तो जितना मैंने विजिट किया है इंडस्ट्रीज को, जितना मैंने देखा है, एसओपीज तो फॉलो नहीं किए जा रहे। देखिए, जो बुनियादी सवाल इस वक्त उसामा जब पूछा जा रहा है ना सब जगहों पे, पहले तो माजरत के साथ शिबली फराज साहब चले, पीटीआई का कहते हैं एक रियल फेस है, सामने आ गए। लेकिन आपने देखा कि वो हल्फ उठाते हुए जिस तरह उन्होंने गलतियाँ की, कितने बड़े खैर अदब से ताल्लुक़ रखने बाप से उनके साहबजादे हैं वो, और हमारे प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब को कितनी मुश्किल हो रही थी उनको बताते हुए कि जी क्या पढ़ना है आपने। एनीवे चले, अब बारह जब आप पब्लिक लाइफ में होते हैं तो ये सारी बातें आपको फील करनी पड़ती हैं। अब देखिए, 2 चीज़ें उसामा कि ये डेस्परेट सिचुएशन है और ये सिचुएशन डिमांड डेस्परेट एफर्ट्स की कर रही है, डेस्परेट मेजर्स की कर रही है। अब मसला क्या है? मतलब वो कहते हैं लातीनी अमेरिका के एक कहते हैं कहावत है कि झूठ बोलना इतनी बुरी बात नहीं है, झूठ बोलना सिखाना बहुत बुरी बात है। हमारे यहाँ हो क्या रहा है, देख रहे हैं मरकज और सूबे की सतह पे झूठ बोलने में और पॉइंट स्कोरिंग में, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग में एक दूसरे से आगे जाने की कोशिश की जा रही है। अब मसला कहाँ खराब हुआ था, उनको सबसे पहली बात है
आपने देखा कि सबसे पहले ये मसला पेश आया कराची मुस्लिम गवर्नमेंट को, सबने जब उन्होंने भैया ये सब लोगों ने तारीफ की, बड़ा अच्छा काम किया। अब मसला खराब ज्यादा हुआ तारीफ होगी। जब तारीफ नहीं हुई, जब उन्होंने कहा नकवी साहब कि हमने 8 अरब रुपया तकसीम कर दिया चंद दिन के अंदर, यहाँ से कहना शुरू कर दिया सेंटर में लोगों ने 8 अरब रुपया तकसीम किया, बताएं तो सही। आपको छोटी मोटी तस्वीर खिंचवाते हैं जब भी किसी को छोटे बहुत धोखा देते हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि आपने तस्वीर, वो कहते हैं जी फुटेज भी हमने बनाई, फिर आपने देखा एकदम से बिलावल भुट्टो साहब तस्वीर वाले बैग जो है ना वो तस्लीम हो रहे थे उनको देने के। देखिए अभी भी हम देख रहे हैं कि ये मुश्किल आ चुकी है और अपने आप को बदलने की तरफ नहीं कर रहे। अब जो पीजे जिस तरफ इशारा कर रहे थे वो सबसे अहम बात है कि हम कब सीखेंगे। मैंने पिछले दिनों की बात की थी, एक साहब ने बड़ा अच्छा तबसरा किया था, उसने कहा था कि अगर लोगों को पता चल जाए कि पाकिस्तान में एक माह के बाद जो है ना वो क़यामत आने वाली है, तो पाकिस्तान में जानमाज की कीमत दुगनी हो जाएगी। तब लोग उस तक नहीं सीखेंगे। और वाकई क़यामत तो कहते हैं इस तरह आनी है कि घर काम कर रहा होगा, आप कर रहे होंगे, मैं बोल रहा हूँ, तो क़यामत आ चुकी है। लेकिन सारी दुनिया ने सबक सीखा मुश्किल वक्त है। हम आज भी देख तीरंदाजी और जनाब प्रॉफिटिंग तो अब तक अब ये इस लेवल पे अब तक और सूबे अगर आप डटते रहेंगे तो आप बताएं क्या नतीजा निकलेगा। उसका नतीजा खराब नतीजा, डॉक्टर अलहदा बेबस हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अलहदा परेशान हो गई है, और रिजल्ट लगे कि लॉकडाउन जो है नाकाम जिस तरीके से हुआ माजत के साथ, दुकानें बंद है लेकिन दुनिया जा रही है। आप देख लें किसी ना किसी बहाने जो है ना आप छोटे छोटे दुकानदारों ने अपनी दुकानें जो खोली हैं कोई मानने के लिए तैयार नहीं कि आप बनी में मामबाड़ा महल्ले में वो आती है ऐसी खौफनाक कि आप सोच नहीं सकते कि इतना रश होगा। बात यह कि गवर्नमेंट जबरदस्ती करना नहीं चाहती। प्राइम मिनिस्टर साहब की इसको कहने चाहिए आशीर्वाद हासिल है, सारे सकते जब वो सपोर्ट करते हैं उनके दिल में एहतराम या दुख आम आदमी का समझ भी अच्छी बात है। लेकिन बात यह कि इन डिसाइसिवनेस में बड़ी खौफनाक चीज होती है, आप फैसला नहीं कर पाते कि आपने करना क्या है। अभी आप देखते हैं 5 महीने बाद वाहन खुला है, अब बाकी यूरोप और अमेरिका में आप देखिए वो स्तर से नीचे आए, सेटिंग अपनी कर्व हुआ है तो वो आए कि कारोबार करते हैं। ये जर्मनी में भी अब शुरू हो गया, शुरू हो रहा है। हमारे यहाँ तो खुदाना ऐसा कहते हैं कि अब ऊपर वाली परवाजें नीचे की तरफ नहीं आए। एहतिशाम साहब, हमारे वजीर आजम तो ये बयान दे बैठे हैं कि अब हमें कोरोना के साथ ही जीना मरना है, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि शुक्र है कि अल्लाह ताला की इनायत हुई कि कम हमारे यहाँ अमवात हुई। तो दो चीज़ें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अच्छा तो बात उनकी बात अच्छी है कहना, अल्लाह ना करे कि ये हो, और जो होगा तो खाना खाता, जो वार्न कर रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है। ये जो 1.5 लाख बच्चों की बात हो रही है अल्लाह करे कभी ना हो, लेकिन ये आप नहीं कह रहे, मैं नहीं कर रहा, WHO कह रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जो है ना वो लोग ये बात कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये तभी होंगे ना कि जब हम प्रॉपर तैयार नहीं लेंगे। हॉस्पिटल को हम देखते हैं डॉक्टर प्रॉपर नहीं कर सकते, हमारे पास प्रॉपर चीज नहीं है, किस तरीके से चीज से इतना सामान भेजा। NTM ने बड़ी कोशिश की, लेकिन सवाल लोग यही है कि अगर थोड़ा सा दबाव हॉस्पिटल पे आ गया तो डॉक्टर आपने देखा अगले दिन क्या कह रहे थे कि सड़कों पे ला के लोगों का इलाज करना हो। असल बात यह है, 2 बातों पे तवज्जो देने की जरूरत है। एक तो यह कि वाकई हमारा 4 से 5 करोड़ बंदा जो सतह से नीचे चला गया है, उसको देखना है कि वो क्या कर रहा है, उसको पैसा मिला कि नहीं मिला। उसके लिए हमने देखना है कि क्या हार्ड लॉकडाउन करके तो हम रोजगार दे सकते हैं, एक। और दूसरा ये कि इस मर्ज को रोकने के लिए जो सर्ज की तरफ जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है अगर नहीं होगा तो खाना खासा हमारे लिए दोनों फ्रंट में मसला हो। बिल्कुल ठीक है। पीजे मीर साहब सर ये बताइएगा, क्या अभी तक आपको लग रहा है कि इमरान खान साहब अभी भी कंफ्यूज हैं लॉकडाउन करने पे, हमें जाना है नहीं जाना लॉकडाउन करने की तरफ? क्योंकि अभी तक बात यही हो रही है कि लॉकडाउन असर नहीं कर रहा, तमाम सूबे जो है वो ये कह रहे हैं, विफाक ये दावा कर रही है कि सूबे भी अब इस बात के ऊपर आ गए हैं। जबकि कोरोना का अभी तक जो चीज़ बताई गई है प्रिकॉशनरी मेजर्स, वो यही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, आप SOPs फॉलो करें। SOPs भी फॉलो नहीं हो रहे, सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं हो रही और लॉकडाउन भी नहीं हो रहा, तो हम तो वर्स्ट सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं खुदा न खास्ता। देखिए एक चीज तो वादे तौर पे सही कहा है, अब आप देखेंगे काफी मुल्क हैं जो कि ऑफ कर रहे हैं जी। अगले हफ्ते से शायद बरतानिया के अंदर भी आप देखेंगे कि वहाँ भी कुछ ये अपनी एक अप्रोच सॉफ्ट कर देंगे अगले हफ्ते के अंदर। तो ये जो बयानात आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं बिकॉज आपकी इंटरनेशनल इकॉनमी बहुत बुरी तरह सफ़र कर रही है। एक दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में अगर आप कोई सख्ती दिखाएंगे, ये पाकिस्तान जैसे मुल्कों में बड़ा एक मैं कहूँगा कि ये सुनहरी मौका है फॉर दी अदर्स हु कैन टेक एडवांटेज ऑफ द सिटिंग गवर्नमेंट बाय प्लेइंग अप।
तो जो पहले नकवी साहब ने बात की, ये वक्त नहीं है प्लेइंग अप का, ये वक्त है नेशनल कंसोलिडेशन का। अब बात आती है गवर्नमेंट अगर सख्ती करती है कहीं तो वो कहते हैं देखो जी अवाम के साथ क्या कर दिए, अवाम को डंडे मार रहे हैं, अवाम पे ये। आप SOPs बनाते हो, आप ये इनको जाने दो बाजारों के अंदर जो, और शॉप्स को इंस्ट्रक्शंस दे दो, खोल दो शॉप्स, इंस्ट्रक्शंस दे दो जो के मास्क और ग्लव्स पहन के नहीं आते हैं आप उनको सर्व ना करो, जो इंसिस्ट करता है उसको पकड़ के अंदर कर दो। आपके पास बड़े मोडालिटीज हैं जिसके ऊपर आप काम करते हैं, लेकिन यहां आपने पूरी दुनिया को मैं कहूंगा आपने एक कंफ्यूज कर दिया। यार आम आदमी नहीं मर रहा आजकल, उसकी छुट्टी हो गई है, जो मर रहा है कोरोना से ही मर रहा है। आप बताए ना मुझे, रिपोर्ट को दें कहां से, अखबारों में आता है somebody died here, somebody died there. There is no news. There is no news कि an ordinary man is also dying. वो जो भी आता है उसको कोरोना की लपेट में आप डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि ना उसके पास कोई पोस्टमार्टम हो सकता है, ना उसके पास कोई जा सकता है, कब्रिस्तान में भी जाते हैं, सिलेक्टेड आदमी जाते हैं, डिस्टेंसिंग है, और वहां आप उसको दफन कर देते हैं। यू डोंट नो कि वो नेचुरल कॉज से गया, यू डोंट नो कि वेदर ही इज गॉन फ्रॉम कोरोना। सो द क्वेश्चन अराइजेस, देयर इज अ इंटरनेशनल स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। यही क्वेश्चंस अब बरतानिया में बाहर भी रेज हो रहे हैं। और यार हमारे रिश्तेदार वो किसी और लिए गए थे, अब आप उनको बंद करके भेज रहे हो। अब आपने कल एक डेथ देखी है उसकी, ऋषि कपूर की, उसके वो नेचुरल कैंसर से गया वो, अब वो बेचारा कैंसर से जाता है, सारों ने मास्क पहन लिए उनके। अब थिंक अबाउट इट कि आपने वहां भी मास्क पहन के आप दिखा रहे हैं कि नहीं जी कि यहां से कोई बीमारी ना आ जाए। तो हमने इस चीज को बिल्कुल बाइफर्केट करना है और इसको डायसेक्ट करके लोगों को बताना है। और जब बात आती है कि बीमारियों की, यार क्या आज हम टीबी के साथ नहीं रह रहे? 1 बिलियन पीपल इट टुक। आप एड्स के साथ नहीं रह रहे, 36 मिलियन लोग उसने मारे, इन्फ्लुएंजा मिलियंस, डॉग फ्लू, स्वाइन फ्लू, चिकन फ्लू, स्मॉल पॉक्स, हर किस्म के डिजीज। क्या उसका तोड़ आया? डेंगू हर साल अमर होते हैं। द क्वेश्चन इज, आप एक ही करते हो, यू लिव विद इट एंड गो फॉर द प्रिकॉशनरी मेजर्स। बात प्रिकॉशनरी मेजर्स की है, क्योंकि अगर आप नहीं प्रिकॉशन लोगे, डोंट ब्लेम द गवर्नमेंट, डोंट ब्लेम एनीबॉडी, ब्लेम योरसेल्फ, बिकॉज दिस इज द ओनली वे आउट। और आपकी इकोनॉमी जो है अनचार्टर्ड इकोनॉमी है, ये इसके ऊपर आपने पहले FATF आके बैठ के गए, अब क्या होगा? ये अनचार्टर्ड इकोनॉमी और आगे नहीं चलेगी, बिल्कुल चलेगी। सो द क्वेश्चन अराइजेस कि ये जो ओनस है हम हर चीज गवर्नमेंट पे डालते हैं, गवर्नमेंट क्या कर लेगी? ये जो भी गवर्नमेंट आपके पास थी इनकैपेसिटेटेड। साहब SOPs की बात कर रहे हैं कि पहले भी किसी ने नहीं मानी, अब भी कोई नहीं मानेगा। इसको मनवाना चाहिए ना, मनवाने की कोशिश इसको मनवाना चाहिए, मनवाने की कोशिश नहीं की। हमने सख्त लॉकडाउन किया ही नहीं। अगर एक दफा हम लॉकडाउन कर देते हैं एहतशाम साहब, अगर हम एक आध दफा प्रॉपर लॉकडाउन करके उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोगों को रियायत देते, नरमी करते, तो शायद उनका जहन चेंज होता। जब हमने किया ही नहीं, हम जिसने किया उसका मजाक बनाते रहे, फिर हमने खुद बाद में करना शुरू कर दिया, पहले हम इनकार करते रहे। तो जब हमारा ही रवैया जो है वो दोगलेपन का होगा तो फिर आम आदमी क्यों नहीं करेगा? नकवी साहब शुरू कर दिए, नकवी साहब जी आगे तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है। आप बस सख्त लॉकडाउन हुआ तो तंग आ गए, बिल्कुल सही है। उठा सकते। जी पीजे साहब कुछ कह रहे थे? जी पीजे साहब, एहतशाम साहब, जी एहतशाम साहब, जस्ट टू इंटरजेक्ट, अब आप देखें गवर्नमेंट ने कहा जी कि चंद बैंक्स खोलो स्टेट बैंक की तरफ से, आप बैंकों के पास जाएं, शोल्डर टू शोल्डर ये लोग खड़े हैं। आपने थोड़ी सी ब्रांचेस खोली हैं और शोल्डर टू शोल्डर है, 3-3 घंटे ये बेचारे खड़े रहे हैं, इनकी लाइन आती नहीं है। और ये आपका क्या ख्याल है, वहां कोरोना मर गया? आप खोलो यार, बैंक खोलो ताकि वो रश ना क्रिएट हो। आपने लोगों जगह जगह जाके गाड़ियों के बैरियर्स लगा दिए, आपने हर जगह वो ये नाके बंद कर दिए, ना कोई आपसे पूछ रहा है, आप वाली बात ना आपसे कोई, इनसे कोई पूछ रहा है ना, इनको क्वेश्चन हो रहा है। एंड एट द एंड ऑफ द डे आप क्रिएट कर रहे हो खुद कंफ्यूजन। और यार लेट इट गो, बट लेट इट बी स्मूथ। और ये जो अपना नकवी साहब बात कर रहे हैं, और सर इनको डंडा देके करो, क्योंकि डंडा दोगे, डंडा कौन देगा सर? वो नहीं दिया गया डंडा, अभी भी सख्ती नहीं की जा रही ना यहाँ पे। तो मीर साहब बात ये है कि अगर सख्ती की जाए, SOPs को बनवाया जाए, उन पर अमल दरामद करवाया जाए, तो फिर तो बात समझ में आती है। चीन वालों ने सख्ती की, वहां पे तलाकों की शरह कहां से कहां गई। रहते हैं मियां बीवी।
एहतशाम साहब, बात ये है कि तलाकों की शरह बेशक जहाँ पर गई है, लेकिन जान से बढ़ के तो कोई चीज नहीं है ना। अब आपको सबसे हमारे सब गुजारा कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, तलाक वाला मसला नहीं आया और इंशाल्लाह नहीं आएगा, क्योंकि हम इसको बुरा समझते हैं। बल्कि मर्द हजरात ने घर के काम करना सीख लिया है। आप कह रहे हैं ना कि जोर नहीं लगता, देखिए ना, आप कह रहे हैं हुकूमत नहीं करती, आप एयरपोर्ट्स पे चले जाओ, एयरपोर्ट्स पे आप चले जाओ, यहाँ इस तरह के जिस तरह सब्जी मंडी पे हो, आप हीथ्रो पे न्यूयॉर्क पे उतरो, लाइन पे लग जाते हैं। ये क्या बात है, मुझे बताएं ना, ये बात क्या है? दुबई भी चले जाओ, लाइन पे लग जाते हैं, पाकिस्तान में नहीं ये लोग करते। सब वहां सिखाया गया, हमारे यहाँ नहीं सिखाया गया, अलमिया है हमारे नहीं सिखाया गया। वहाँ पे लाइन में लगते हैं, पाकिस्तान में आके लाइन को माइंड करते। सर ये उसकी बड़ी वजह जो है नकवी साहब, वो यही है कि अभी जैसे पीजे मीर साहब कहते हैं कि डंडे के जोर के ऊपर ही होगा, एक दफा ये डंडा इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। नहीं, टाइम निकल गया। मैंने अर्ज यही की थी कि अगर सख्त लॉकडाउन किया जाता और लोगों को बताया जाता कि एक आफत आ गई है, तो इसलिए आप 15 दिन के लिए जनाब घरों में बैठ जाएं, उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ देते तो उनको पता लगता कोई एहसान किया जा रहा है उन पे, उनके लिए कोई मदद की जा रही है। लेकिन नकवी साहब, ये सख्त वाला भी फार्मूला सब जगह काम, आपके पड़ोस में हिंदुस्तान में नाकाम हुआ ना सर। नाकाम आबादी देखिए उसकी कितनी है, आबादी देखिए, उसकी गुर्बत देखिए। सर ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, इस पे मजीद बात करते हैं। शॉर्ट ब्रेक, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। नकवी साहब, बल्कि एहतशाम साहब और पीजे मीर साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने ये कहा कि जनाब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, और आज उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वो नहीं कर सकती क्योंकि सियालकोट जा रही हैं, क्योंकि उनके भाई की बरसी है। और अभी हमारे प्रोड्यूसर वहीद साहब ने बताया है कि वो ARY के स्टूडियो में बैठ के प्रोग्राम कर रही हैं। अब ARY इस्लामाबाद स्टूडियोज तो बंद है कोरोना की वजह से, अब या लाहौर है या कराची है वो, तो इसका मतलब सियालकोट तो नहीं है वो। देखिए, दो चीजें हुई हैं। पहली तो बात है कि जो उन्होंने कोसार मार्केट में है की बस्ती हो रही, मैं वहां जा रही हूँ, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और कहा ये जा रहा है कि जी उसको अप्रोच किया गया किसी ने किसी के भी आप बात ना करें, आपके लिए शायद बहुत दूसरा भी होता हो सकता है, पार्टी में कुछ किया जा सकता है। वो प्लान प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के वहां चली गई, ठीक है। उसके बाद से लगता ही है कि बात जो है ना, ये लगता है कि फिर ये हुआ कि उसको लाल झंडी दिखा दी कि नथिंग डूइंग, कुछ नहीं है। और फिर तीसरी इम्पोर्टेंट बात है कि जितने जबरदस्त तरीके से मीडिया में उनके खिलाफ बातें होते हैं, जिसका मैं उनको खुद ही ठहराऊंगा। लेकिन ना, बड़ी सिंपल बात है, आप इख्तलाफ करें या हमायत करें, जो मर्जी करें, प्राइम मिनिस्टर का आपको मैसेज आता है कि आप दे दें, आप कहें मैं इस्तीफा नहीं देती, तो आज आपने कह दिया तो आपको डी नोटिफाई करना पड़ा। जब डी नोटिफाई हो गई तो आपके लिए कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट थी। और फिर वो जो अगर देखा जाए कि जो रिपोर्ट्स आई है, जो मीटिंग की जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने गुस्से का इजहार किया, मुक्का भी मारा, खामोश हो जाए। देखिए, आप इन्वॉल्वमेंट एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की बहुत ज्यादा, अगर वो कहें कि इन्वॉल्वमेंट नहीं, चाहे टेलीविजन है, चाहे PI है, प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के हवाले से बड़े सीरियस नोयत के इल्जाम होते हैं कि वो से एक कंपनी को खड़ा किया गया, एडवर्टाइजिंग कंपनी को 1 करोड़ रुपए का बिजनेस किया गया, अब इल्जाम लगता आधा उन्होंने लिया था, उसको किया गया। ये सारी बातें अपने का, लेकिन एक बात यह है कि पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा थी, वो पार्टी का फेस नहीं थी, लोग इख्तिलाफ कर रहे थे, प्लस उनकी वजह से इख्तिलाफात अंदर बहुत बढ़ते थे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नकवी साहब, जी नकवी साहब, बात ये है कि झूठ तो सामने आया ना उनका। एहतशाम साहब, बात सीधी सी ये है कि अब लोग पूछ रहे हैं, देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं कि फिरदौस आशिक अवान क्यों गई, क्यों निकाली गई, इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने, उनको निकाल दिया गया, सब कुछ। पहले तो ये तो ढूंढ लें, ये तो तहकीक कर लें कि वो आई कैसे थी। गैर मुंतखब लोगों को जब आप लाएंगे और ला के बिठाएंगे तो पार्टी में हलचल क्यों नहीं होगी। अब इस वक्त देखें ना, माशाल्लाह, वो कहते हैं ना कि असर खान साहब कहते थे कि चेहरे नहीं निज़ाम बदलो, और कहते कहते वो मर गए, उनकी किसी ने बात नहीं सुनी एयर मार्शल की। आज देखें, आज वो अकेली तो नहीं है यार, वो 20 मैं यही बता रहा हूँ, मैं यही बता रहा हूँ मैं यही बता रहा हूँ कि अब जो है सिर्फ चेहरे बदले जा रहे हैं और निज़ाम नहीं बदला जा सकता, इसलिए कि ना अक्सरियत है, ना पार्लियामेंट जाने का शौक़ है, तो मामला तो गड़बड़ है। अब किस किस चीज़ को रोएंगे। नॉन इशू को इशू बनाने का भी शौक़ है कि आप ये देखें 18वीं तरमीम, इस बुरानी दौर में 18वीं तरमीम का मसला छेड़ दिया। अब 18वीं तरमीम पे क्या जवाब देंगे, क्या करेंगे। अपोजिशन को इकट्ठा करने वाली बात है ना, कि अपोजिशन फिर इकट्ठा हो जाए। अब अपोजिशन आराम से सो रही थी, ये माजरत के साथ ये फिर हम बात कर लेंगे। ये
जिस तरीके से 18वीं तरमीम का इन्होंने मजाक उड़ाया है, मतलब ये सूबों ने ड्रामा बना दिया। भाई ये 2/3 से 2/3 मेजोरिटी से होती है, इतनी जल्दी ये खत्म नहीं हो सकती। और किसी ने भी ओपनली नहीं कहा कि खत्म होगी। अच्छा नहीं कहा, लेकिन मसला तो बन गया। पीजे मीर साहब, नहीं है पीजे मीर साहब, फिरदौस आशिक अवान साहिबा को मैसेज मिला कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, या क्या मामला हुआ? क्योंकि जो उन्होंने बताया वो वैसा तो नहीं है, जो उन्होंने रीजन दिया वो रीजन तो नहीं है। देखें, ये कोसार मार्केट में होंगी। ARY ने वहाँ टेम्पररी स्टूडियोज बनाए। ओके, इनका अपना जो मेन वो लॉकअप हो गया, आपको पता है सियालकोट में नहीं कोरोना, तो ये वहाँ कहीं होंगी। तो और वहाँ ऑब्वियसली ये बैठी होंगी। और देन आई एम श्योर, देखो जब आपको डी नोटिफाई करें या कोई भी आदमी हो, अभी देखें ना, कहा कि ये गैर, शी वाज नॉट एन इलेक्टेड मेंबर, तो फिर जनरल आसिम बाजवा इज नॉट एन इलेक्टेड मेंबर। बाकी भी हैं, बहुत से हैं। इसके आप गिनती शुरू कर दें, बात होगी। आप गिनती शुरू कर देखें, दें। इस 20 लोग, हाँ बड़े, यू एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। 50 में से 20 गैर मुंतखब हैं। अब द क्वेश्चन अराइजेस, जी बिल्कुल, जी अब बात आती है कि यहाँ इस वक्त आई थिंक ये गैर मुनासिब होता कि फिरदौस आके कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती या कुछ ऐसी कोई बात हो जाती या जिसको गलत इंटरप्रेट किया जाता, तो मैं समझता हूँ ये अच्छा ही हुआ कि वो नहीं बोली है। लेकिन एक चीज मैं आपके इस उसामा प्रोग्राम पे जरूर कहूंगा कि देखें, आपने लॉकडाउन किया, यहाँ बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, पर्टिकुलरली एयरलाइंस पे। कतर एयरवेज फ्लाई करती रही, PIA फ्लाई नहीं किया उसने। करोड़ों रुपए वो बनागी कतर, उसने एजेंट्स ने पैसे ले लिए, लोगों के पैसे रिफंड नहीं कर रहे। मेरे पास, मैं कहता हूं एटलीस्ट 30 पीपल हु हैव कम टू मी एंड से कि जी हमारा 1 महीना हो गया, ये जो कतर एयरलाइंस के ट्रैवल एजेंट्स हैं, ये उनके पैसे नहीं वापस कर रहे। इसी तरीके से PIA ने किया, जो टिकट्स लेके आए। सॉरी एहतशाम साहब, अब देख लो ना, अब देख लो। ओ यार, ये वक्त है हमारी एयरलाइन को बचाने का। अब बाहर वालों को दे रहे हो था ना। बात ये मीर साहब बात ये है कि होमवर्क गवर्नमेंट ने नहीं किया, किसी मामले में भी नहीं किया। हर मामले को बड़ा इजी लेते रहे, और ये इजी मसला नहीं था। रिजल्ट सामने आने शुरू हो गए। अगर जिस अंदाज में फिरदौस आशिक अवान को फारिग किया गया, वो भी अंदाज अच्छा नहीं, इसलिए बातें हो रही हैं। अब की बात है, अभी जो बाकी 19 बचे हैं, हर सिचुएशन में एक अपॉर्चुनिटी होती है। और कतर एयरवेज माल बना गया, हमने अपने रूट्स पहले ही बेचे हुए थे, और नहीं सही कसर हमने अपने आप को सबको बिठा दिया। नहीं तो अभी तो तहकीक ये भी होगी ना कि कतर को किसने एडवांटेज दिया, कतर एयरवेज को किसने एडवांटेज? बिल्कुल सही कहा। अभी तो ये भी पता लगेगा ना, ये भी पूछा जाएगा। बिल्कुल तो मामला जो है, अब देखें ना, इल्जामात लगे फिरदौस आशिक अवान पे कि उन्होंने भर्ती कर दी, उन्हें ये कर दिया। आज वो वजाहतें कर रही हैं कि मेरे पास पाकिस्तान टेलीविज़न था ही नहीं, और टेलीविज़न का अदारा जो तबाह किया वो हुकूमतों ने तबाह किया है, वर्कर्स ने तबाह नहीं किया। रेडियो तबाह किया तो हुकूमतों ने किया है, जिनका वो स्पोकमैन था। लेकिन बात यह है, स्पोक पर्सन होने के बावजूद आपने रेडियो TV की हिफाजत नहीं की, और हर दौर में उसमें नाजायज़ भर्तियाँ की गई। और जो सियासी भर्तियाँ होती हैं वो काम करने के लिए नहीं आते लोग। लिहाजा आज जो ये मामला है, ये इल्जाम लगे हैं, ये इल्जाम तो इनके जाने के बाद, हुकूमत के जाने के बाद पता लगेंगे कि और किन किन पे इल्जाम लगे। और क्या कुछ हुआ है? 19 नहीं, मजीद फिर 20 हो गए हैं कि 20 के 20 जो है नॉन मुंतखब लोग हुकूमत में मौजूद हैं। नकवी साहब, जी पीजे मीर साहब, जी नकवी साहब, जी एहतशाम साहब, आप एक चीज का गौर करें, कोई भी आदमी हो, अच्छा हो बुरा हो, जब वो हुकूमत से जाता है, वेदर इज अ प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, MPA, MNA, सेनेटर, कभी भी हमने किसी को कहा यार ये अच्छा आदमी था? हमने हर एक का बड़ा घर जो कुछ करता है उसी हम हर एक को बदनाम करते हैं। हाँ। तो यार कुछ स्टेट का भी सोचो यार। नहीं, जो काम करते हैं, जो कहीं ना कहीं निकलेंगे, कोई ना कोई गलती होगी, इंसान है, लेकिन स्टेट का नहीं सोचते, इसलिए हम लोग ज्यादा उसमें फंस जाते हैं। जी लीडर की बात है। देखिए क्यादत बैठ के अगर मजे लेगी कि भाई ठीक है, के साथ ग्रुपिंग हो रही है, किसी को बुला के डांट, किसी को बुला के धमकी दे दी, इस तरह बात, और जिस तरह बात क्या इशराफिया सारे फैसले होंगे, इल्जाम आप पे लगेंगे, खाना खास तक बात होगी। आके मालिक ये भी तो अफसोसनाक है एहतशाम साहब के वजीर आजम पाकिस्तान ये कह कि अशराफिया ने लॉकडाउन कराया और गरीबों को मरवा दिया, तो आप किस लिए बैठे हुए हैं इख्तिदार में? यही तो ईवान इख्तिदार में आप किस लिए बैठे? इमरान खान साहब तो बहुत सी बातों पे खुल के इस तरह की बात कर देते हैं। वो तो कभी कहते हैं कि माफिया के हाथों में, वैसे ही लगता है जैसे बाद में उन्होंने हिसाब नहीं देना। किसी ने कहा मैंने सब कुछ कर दिया।
ख्याल है ये बहुत नेगेटिव गया उनके लिए। अच्छा यही है कि वो बैठे ड्राइविंग के फैसले खुद करें और उनको ऑन करें, ये मत कहें कि नहीं अशराफिया ने मुझे करवा दिया। ये तो कमजोरी शो हो रही है ना, वज़ीर आज़म की अपनी कमजोरी शो हो रही है जब वो इस तरह के बयान देते हैं। वज़ीर आज़म से यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अभी 3 साल रहते हैं, आपको 5 साल का मैंडेट मिला है, हमें कोई आपसे परेशानी नहीं, लेकिन सर आप 3 साल के कौम के लिए कुछ तो करें, इज्तिमाई कॉज की तो बात करें, सूबों को तो साथ लेके चलें। आपने सेकंड टाइम ये बात की है 3 साल की, पीजे मीर साहब 3 साल तो बहुत दूर की बात है, ये जो आने वाले 2, 4, 6 माह है इसमें हुकूमत को परफॉर्म करना होगा कोरोना के हवाले से। दो हुकूमतों ने 5 साल पूरे किए हैं मैच्योर में रखे नकवी साहब। नहीं बिल्कुल और है ना, लेट मी टेल यू 2 हुकूमतें 18 महीने और 2.5 साल के बाद भी गई थी। मीर साहब वही तो कह रहे ना। मीर साहब एक चीज आपको बता दूं, आपने 6 महीने की बात की है, इस 6 महीने में द गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन हैव टू बी ऑन द सेम पेज। आई टेल यू नाउ, फॉरगेट के कौन गवर्नमेंट में आ जाता है नहीं आता है, ये 6 महीने क्रूशियल है फॉर द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। सबको सिर्फ सर ऑपोजिशन हुकूमत जो है ना खत्म करनी चाहिए। सबको एक पेज पे आना होगा सर, एस्टैब्लिशमेंट को हमें कोरोना मामलात और बिगड़ जाएंगे और जाहिर है हमारे जैसे तरक्की पजीर मुल्क के लिए तो मजीद मसाइल खड़े होंगे। अल्लाह बेहतरी करे जी। सबको मिलके जब भी अगर हम लोग इकट्ठे नहीं हुए तो फिर जाहिर है कि वो तो आफत आई है, वो तो वबा आई है। मुझे जाना है, क्लोजिंग पे जाना है। मीर साहब ने जो बात की है वो बात बड़ी है कि सबको एक पेज पे आना होगा, तभी हम इस बाहर निकलेंगे। पीजे मीर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।